फ्रेंड्स, हिस्ट्री 360 की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में जो हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे वो है भूगोल में व्यवहारवादिता यानी कि बिहेवियरलिज्म का टॉपिक। अब देखिए, जो आपका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन है, इसमें हर साल 1 से 2 प्रश्न अनिवार्य रूप से व्यवहारवादिता से आते हैं। बाकी भी जो आपके एग्जामिनेशन है उसमें अक्सर जो व्यवहारवादिता है, यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत मैं एक प्रश्न के साथ करूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा ये इवैल्यूएशन हो जाए कि पिछली क्लासेस में आपको अभी कितना याद है। तो प्रश्न है, कौन क्या कहां और कैसे प्राप्त करता है का अध्ययन है। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि 4 चीजें, 4 तरह के प्रश्न, कौन क्या कहां और कैसे। ये प्रश्न जो 4 हैं, ये भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत या कह लीजिए किस भौगोलिक विचारधारा के अंतर्गत उठाए जाते हैं। क्षेत्रीय विभेदीकरण की विचारधारा या कल्याण परक भूगोल की विचारधारा, तंत्र विश्लेषण की विचारधारा या अतिवाद की विचारधारा। तो आपको याद होगा जो फू तुआन था, तुआन ने कहा था कि भूगोल की जो थीम है, कल्याणकारी भूगोल की जो विषय वस्तु है, उसके अंतर्गत हम लोग कौन क्या कहां और कैसे प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कल्याण परक भूगोल। अगर आपको ये याद नहीं था तो पिछली क्लासेस को आप अच्छे से रिवाइज करिए। तो सबसे पहले समझते हैं व्यवहारवादी भूगोल क्या है। देखिए, व्यवहारवाद अपने आप में एक विचारधारा थी जो मनोविज्ञान वगैरह में पढ़ी जाती है, जिसमें मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन होता है। जब इसी व्यवहारवादी जो विचारधारा है, इसको भूगोल में लागू किया गया, तो इसकी वजह से व्यवहारवादी भूगोल सामने आया। तो ये 1960 के आसपास से व्यवहारवादी भूगोल का उदय शुरू हुआ है। अब देखिए, व्यवहारवादी भूगोल का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि देखिए, जब भी आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, मानव भूगोल पढ़ेंगे, तो आप क्या करेंगे, मनुष्य यानी मानव और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन करेंगे। लेकिन व्यवहारवादी भूगोल के अंतर्गत जब आप मनुष्य और प्रकृति के अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं कि मनुष्य प्रकृति को कैसे प्रभावित करता है, प्रकृति का मनुष्य पे क्या प्रभाव है, तो इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढते समय आपका जो ध्यान होता है वो होता है कि मनुष्य का मस्तिष्क कैसे कार्य करता है, यानी कि जो मनुष्य की साइकोलॉजी है वो कैसे कार्य करती है, मनुष्य के विचार क्या हैं, और इसके आधार पे आप समझते हैं कि मनुष्य ने कोई डिसीजन लिया तो क्यों लिया। जैसे कि एक किसान मान लीजिए अपनी भूमि पर चलिए मोटे अनाज की खेती करता है, और दूसरा किसान उसी अपनी भूमि पे यानी थोड़ी सी ही दूरी पे एक दूसरा किसान है जो वैसे ही भूमि के ऊपर धान या इस तरह की कोई खेती करता है। तो ये दोनों किसान अलग अलग डिसीजन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इनके पास खेती से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग है। एक किसान बागवानी में लगा हुआ है, एक किसान मोटे अनाज की खेती कर रहा है, एक किसान हो सकता है गन्ना जैसी जो क्रॉप्स होती हैं उनकी खेती कर रहा है। तो ये अंतर क्यों है, क्योंकि इन तीनों के पास कृषि को लेकर जो सूचनाएं हैं, जो जानकारी है, उसमें अंतर है, इसलिए इनका डिसीजन भी अलग हो गया। जाहिर सी बात है, आपके पास मान लीजिए एक एग्जामिनेशन की जानकारी है तो आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस स्टूडेंट के पास उसकी जानकारी नहीं है वो प्रिपरेशन नहीं कर रहा है। तो हम क्या समझेंगे कि किस व्यक्ति के पास कौन कौन सी सूचनाएं थीं और उन सूचनाओं का प्रयोग करके उस व्यक्ति ने किस तरह का डिसीजन लिया। जब भूगोल के परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये चीज समझेंगे, कृषि के परिप्रेक्ष्य में, बस्ती के परिप्रेक्ष्य में, जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में, तब हम लोग व्यवहारवादी भूगोल का बेसिकली अध्ययन कर रहे होंगे। तो एक बार अगर शॉर्ट में मैं आपके लिए रिपीट करूं, तो मनुष्य और प्रकृति के अंतर संबंधों का अध्ययन जब मनुष्य के मस्तिष्क, मनुष्य के विचार, मनुष्य के मन को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, तो इसे हम लोग व्यवहारवादी भूगोल कहते हैं। अच्छा देखिए, जो मनुष्य का ज्ञान है और जो आचरण है उसमें घनिष्ठ संबंध है, यानी कि आपको जिस चीज की नॉलेज होगी वही कार्य आप कर पाएंगे। तो जैसा मनुष्य का ज्ञान होता है उसी तरह का आचरण होता है। मनुष्य ने देखिए क्या है, अलग अलग पर्यावरण में मनुष्य का ज्ञान अलग अलग है, यानी कि अलग अलग जगहों पे लोगों के पास अलग अलग लेवल की इंफॉर्मेशन है, और उसी इंफॉर्मेशन का उपयोग करके लोग अलग अलग तरह का डेवलपमेंट करते हैं। हर जगह पे डेवलपमेंट अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि कहीं पे टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन ज्यादा है, कहीं पर कम है। जहां पर ज्यादा इंफॉर्मेशन है वहां पे ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए एक मनुष्य आपको दिख रहा है, इसके पास बहुत सारे डिसीजन लेने की संभावना है।
लेकिन ये कौन सा डिसीजन लेगा? जिस डिसीजन से संबंधित इंफॉर्मेशन इसके पास होगी। मान लीजिए एक बच्चा है, उसके पास जो आपका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है, इससे संबंधित इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि कोई ऐसा एग्जाम होता है, तो वो इसकी प्रिपरेशन भी नहीं करेगा। मनुष्य देखिए अच्छा, हाँ, व्यवहारवादी जो भूगोल है इसमें एक मुख्य बात यह कही जाती है कि मनुष्य केवल आर्थिक प्राणी नहीं है। कैसे नहीं है? अगर कायदे से देखा जाए, जहां पे बाढ़ आती है आपको वहां पे मकान नहीं बनाना चाहिए, बहुत ही सिंपल बात है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से ये फायदेवर नहीं है। लेकिन बाढ़ के बावजूद भी लोग ऐसी बस्तियों में रहते हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं। अगर केवल आर्थिक प्राणी होता मनुष्य तो उस बस्ती को छोड़ देता, लेकिन फिर भी वहां पर रह रहा है। यानी कि मनुष्य के ऊपर जो उसकी इमोशन है, जो उसकी नॉलेज है, ये सारी चीजें भी उसके माइंड को प्रभावित करती हैं, मनुष्य के डिसीजन को प्रभावित करती हैं। कुछ देखिए तथ्य देख लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो रेकलस ने क्या कहा कि मनुष्य देखिए वातावरण के प्रति उदासीन नहीं रहता। इसका अर्थ क्या हो गया? वातावरण के प्रति उदासीन नहीं रहता, इसका मतलब है कि मनुष्य एक एक्टिव एजेंट है। एक हो गया पैसिव एजेंट, यानी कि मनुष्य वातावरण जैसी डायरेक्शन देगा, वातावरण जो चाहेगा मनुष्य वही करेगा, जैसा नियतिवाद में कहा गया। उसके विपरीत रेकलस ने क्या कहा कि ऐसा नहीं है, मनुष्य अपने डिसीजन खुद लेता है अपनी इंफॉर्मेशन यानी अपनी जानकारी के आधार पे। दूसरी बात है, अगर पूछा जाए व्यवहारवादी जो भूगोल है ये किस पद्धति पे कार्य करती है, तो आगमनात्मक पद्धति पे काम करती है। अब देखिए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। 1980 में गोल्ड एक ज्योग्राफर हैं, इन्होंने बताया कि व्यवहारवादी भूगोल के उस सामान्य भाग को कहते हैं जिसमें मानव पर्यावरण के संबंधों को मानव आचरण के संदर्भ में परखा जाता है। तो वही बात गोल्ड कह रहे हैं, कुछ अलग नहीं कह रहे हैं। देखिए ये हिंदी में पढ़ने में थोड़ा सा आपको कठिन लगता है, लेकिन जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको लगेगा बड़ी ही सिंपल बात कही जा रही है। क्या कह रहे हैं गोल्ड? की मानव और पर्यावरण के संबंधों को किस परिप्रेक्ष्य में आप जब पढ़ते हैं, किस संदर्भ में? मनुष्य के आचरण यानी मनुष्य के जो कार्य करने का तरीका है, मनुष्य के जो डिसीजन है, जब इसको ध्यान में रखते हुए आप मनुष्य और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करते हैं तो इसे हम लोग व्यवहारवादी भूगोल कहते हैं। अभी यही चीज हम लोगों ने देखी भी थी। तो मानव वातावरण के प्रति एक साथ रचयिता और उसके द्वारा स्वरचित बना प्राणी है, ये सेंटेंस आप याद रखिएगा कि ये किसके अंतर्गत कहा जाता है, तो व्यवहारवादी भूगोल के अंतर्गत। यानी कि मनुष्य भी प्रकृति में, इसका सिंपल सा अर्थ यह है कि मनुष्य भी पर्यावरण को प्रभावित करता है और पर्यावरण से मनुष्य प्रभावित भी होता है। अच्छा, एक स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कोफका नामक ज्योग्राफर ने बताई थी, ये समझाने के लिए कि व्यवहारवादी भूगोल एक्चुअल में है क्या। देखिए क्या होता है कि एक व्यक्ति है जो की यात्री है और बहुत दूर से आ रहा है। एक सराय में पहुंचता है और स्थान मांगता है रुकने के लिए। सराय का मालिक उसकी तरफ देखता है और पूछता है किधर से आ रहे हो, तो वो अपनी उंगली उठाता है, बताता है इस डायरेक्शन से आ रहे हैं। सराय का मालिक बहुत अचानक से डर जाता है और फिर वो कहता है कि तुमको पता है कि जो स्विट्जरलैंड की कॉन्स्टेंस झील है उसके ऊपर से, यानी झील जम गई थी और उस झील के ऊपर से तुम अपना घोड़ा लेकर आ गए हो। वो व्यक्ति इतना घबरा जाता है इस बात को सुन के कि वहीं पे गिर के मर जाता है। यानी कि उस व्यक्ति का जो मेंटल मैप था उसमें कॉन्स्टेंस झील थी ही नहीं, उसके लिए वो जमी हुई जमीन थी। तो यानी कि वो व्यक्ति जो उसके पास इंफॉर्मेशन थी, जिसकी मृत्यु हो गई, वो व्यक्ति इस झील को जमीन समझ रहा था अपनी इंफॉर्मेशन के आधार पे। यही व्यवहारवादी भूगोल है कि एक्चुअल में क्या है उसको आप छोड़िए और ये देखिए मनुष्य चीजों को किस तरह से देख रहा है। यानी कोयला है, मान लीजिए एक संसाधन है, तो मनुष्य इसको एक संसाधन के रूप में देख रहा है या नहीं देख रहा है। अगर संसाधन के रूप में देख रहा है तो इसका उपयोग करेगा, अगर इसको संसाधन के रूप में नहीं देख रहा है तो ये ऐसे ही पड़ा रह जाएगा जैसे बहुत से वर्षों तक कोयला पृथ्वी के अंदर पड़ा रहा। इसी बात को कोफका ने समझाया कि यही व्यवहारवादी भूगोल है जिसमें मनुष्य अपनी इंफॉर्मेशन के आधार पर क्या डिसीजन लेता है इसका अध्ययन किया जाता है। कुछ और तथ्य देख लीजिए। देखिए अलग अलग ज्योग्राफर्स ने क्या काम किया। शिकागो विश्वविद्यालय, यहाँ पर जो विश्वविद्यालय है यहाँ पर पहली बार भूगोल में व्यवहारात्मक पद्धति का उपयोग हुआ। आपदाओं का अध्ययन किया गया व्यवहारात्मक पद्धति के आधार पर। राइट ने देखिए मानव प्रकृति के जो संबंध है इनको समझने के लिए, राइट एक ज्योग्राफर हैं, इन्होंने मनुष्य प्रकृति के संबंधों को समझने के लिए व्यवहारवादी भूगोल का उपयोग किया, जो व्यवहारात्मक तरीके हैं।
आपको बेसिकली इनके नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आ जाएगा क्वेश्चन, निम्न में से कौन से व्यवहारवादी भूगोलवेत्ता हैं या भूगोलवेत्ता नहीं हैं। आपको इनके नाम याद होंगे तो आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। किर्क ने क्या किया, इंपॉर्टेंट है, देखिए इन्होंने पहला व्यवहारिक प्रतिरूप बनाया। आप कहेंगे प्रतिरूप मतलब मॉडल, जैसे वेबर का मॉडल, क्रिस्टॉलर का मॉडल, वैसे ही किर्क ने पहला व्यवहारवादी मॉडल बनाया। इन्होंने ये कहा कि देखिए, किर्क ने क्या कहा कि अलग अलग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक ही सूचना का अलग अर्थ निकालते हैं। मान लीजिए एक जंगल है जिसमें जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ी उपलब्ध है। दो समुदायों के पास यह सूचना है। एक समुदाय ऐसा है जो अधिकतम लाभ कमाने की आकांक्षा से काम करता है, दूसरा समुदाय ऐसा है जो जंगल को अपने पिता के समान या अपने परिवार के समान देखता है। अब देखिए, एक ही इंफॉर्मेशन है दोनों के पास। एक समाज जो लाभ के लिए काम कर रहा है वो कहेगा ठीक है, जंगल से वृक्षों को काटना शुरू करेंगे। दूसरा समाज क्या कहेगा कि नहीं, जो ऐसा जंगल है उसको वैसा ही रहने देंगे क्योंकि ये हमारे परिवार के समान है। यानी कि अलग अलग, क्योंकि आपकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि अलग अलग है, इसीलिए एक ही इंफॉर्मेशन को आपने अलग अलग तरीके से देखा। तो इस तरह का पहला मॉडल बनाने का श्रेय किर्क को जाता है। और प्रेड, इन्होंने देखिए क्या है, आचार परक मैट्रिक्स का निर्माण किया, और इनकी एक बुक भी है, व्यवहार तथा अवस्थिति। तो दो चीजें प्रेड के बारे में याद रखना है, एक इनकी बुक, उसका नाम है व्यवहार तथा अवस्थिति, और दूसरी आचार परक मैट्रिक्स का इन्होंने निर्माण किया। क्वेश्चन देखिए, किसने आचार परक मैट्रिक्स का सृजन किया? अभी अभी हम लोगों ने देखा ऑप्शन ए जो है, ए प्रेड, इन्होंने ही आचार परक मैट्रिक्स का सृजन किया था। अब देखिए, फिर व्यवहारवादी भूगोलवेत्ताओं में केट्स का नाम भी आता है, इनका नाम आप याद रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण है जूलियन वोल्पर्ट। जूलियन वोल्पर्ट का एक रिसर्च पेपर है जिसका नाम है स्थानिक संदर्भ में निर्णय का प्रक्रमण। इसको इंग्लिश में कहेंगे डिसीजन प्रोसेस इन स्पेशियल कॉन्टेक्स्ट। तो ये जो रिसर्च पेपर है इसका आपको नाम याद रखना है, और आपको ये भी याद रखना है कि इसका संबंध जूलियन वोल्पर्ट से है। इसके साथ ही फिर जो हैगर स्ट्रैंड हैं, आज हम लोग इनका टाइम ज्योग्राफी का भी कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो जो टी हैगर स्ट्रैंड है, इन्होंने प्रव्रजन और नवाचार के विसरण का डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मॉडल दिया था। तो ये जो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मॉडल है, आगे अगर आवश्यकता होगी तो हम लोग देखेंगे। अभी के लिए बस आपको याद रखना है कि प्रव्रजन और नवाचार के विसरण का जो मॉडल है, इसको हैगर स्ट्रैंड के द्वारा दिया गया था। अब देखिए, जो व्यवहारवादी भूगोल है, इसके कुछ मॉडल भी हैं जो मानसिक मानचित्र को समझाते हैं। मानसिक मानचित्र क्या है? आप एक जगह पे जाते हैं, उस जगह पर जो कल्चर है, मान लीजिए आपको पसंद नहीं आता है, आप अमेरिका गए और वहां का जो कल्चर है आपको सही नहीं लगता है, तो आपके लिए अमेरिका बुरा हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति जाता है, उसको एक नए तरीके की ओपननेस फील होती है, उसको वो कल्चर अच्छा लगता है, तो उसके लिए अमेरिका अच्छा हो जाएगा। तो अमेरिका तो जैसा है वो ऐसा है, लेकिन लोगों के जो मानसिक छवियां हैं, जो मेंटल मैप है अमेरिका के बारे में, वो अलग अलग है। इसीलिए लोगों को यही सेम जगह अलग अलग तरह की लग रही है। तो इसके संबंध में 3 मॉडल हैं। पहला है मानव पर्यावरण संबंध बताने वाला बोल्डिंग का मॉडल। तो केनेथ बोल्डिंग के अनुसार पर्यावरण के संपर्क में स्वयं आने से कालांतर में लोग अपने इर्द गिर्द की वस्तुओं की मानसिक इमेज बना लेते हैं। ये मानसिक इमेज लोगों का मार्गदर्शन करती है। इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। आप मान लीजिए दिल्ली जाते हैं, और दिल्ली में पहले दिन जाते ही आपकी जेब से कोई पैसे निकाल लेता है। दूसरे दिन आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति का मोबाइल छीन के कुछ लोग भाग रहे हैं। तीसरे दिन आप एक अन्य तरह का अपराध होता देखते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपको लगेगा ये मैं कहाँ फंस गया, यहाँ तो बहुत ज्यादा अपराध है। वास्तविकता इससे अलग हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी एक ऐसे इलाके में हैं जहां पर अपराध ज्यादा हो रहे हैं और बाकी की दिल्ली सुरक्षित हो, लेकिन आपके माइंड में क्या आ गया कि पूरी की पूरी दिल्ली असुरक्षित है। तो ये आपने एक मेंटल इमेज बना ली। अब देखिए क्या हुआ, पहली चीज, आप एक वातावरण में गए, एक पर्टिकुलर टाइप के आप इन्वायरमेंट में गए, जैसे दिल्ली का इन्वायरमेंट। वहां पर क्या हुआ, आपने एक अपने माइंड में इमेज बनाई दिल्ली की, कैसा दिल्ली है। अच्छा, अब आपका जो बर्ताव होगा, जो व्यवहार होगा, वो इसी इमेज के अनुसार होगा। जैसे कोई व्यक्ति कहेगा आपसे, कोई भरोसे की बात कहेगा, तो आपको उस व्यक्ति पे शायद भरोसा ना हो। क्यों भरोसा नहीं होगा? क्योंकि आपके माइंड में दिल्ली की इमेज कैसी है कि यहाँ पर अपराधी बहुत ज्यादा है।
तो यानी कि जो आपका एक्शन है, जो आपका व्यवहार है, वो आपकी इस मेंटल इमेज से प्रभावित होगा। अगर आपको किसी जगह पे लगता है अरे यहाँ तो लोग बहुत ईमानदार हैं, तो हो सकता है आप किसी व्यक्ति को अपना बैग दे करके चले जाएं कि मैं अभी आता हूँ कुछ देर में। लेकिन अगर आपको लगता है लोग बहुत बेईमान है तो आप सतर्क रहेंगे। तो यानी कि वातावरण से आपके माइंड में बनी एक इमेज, और इस इमेज की वजह से प्रभावित हुए आपका कार्य करने का तरीका। अच्छा, ये रिवर्स में भी काम करेगा। आप देखिए, जब एक बार इमेज बन गई है आपके माइंड में वातावरण की, तो फिर आप वातावरण में जो भी होता देखेंगे उसको भी आप उसी नजर से देखेंगे जैसा आप समझ रहे हैं। थोड़ा सा इसको समझा देता हूं। जैसे आपने मान लिया दिल्ली में अपराध बहुत है, अब क्या होगा, आप दिल्ली में जो कुछ भी होता हुआ देखेंगे उसमें आपको कहीं ना कहीं हो सकता है अपराध होता हुआ नजर आए। तो यानी कि जो इमेज आपकी है मेंटल, वो आप चीजों को किस तरह से देख रहे हैं उसको भी प्रभावित करने लगेगी। पहला मॉडल हो गया। दूसरा है सोनेनफील्ड का संकेंद्रीय मॉडल। तो सोनेनफील्ड ने इस मॉडल में मानवीय विचार को केंद्रीय स्थान प्रदान किया। यानी कि मुख्य क्या है, मानवीय विचार। उनके अनुसार भौगोलिक वातावरण एक बृहद क्षेत्र है और मनुष्य अपने चिंतन एवं समझ के द्वारा उसे अनुग्रहित करता है तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार कार्य योजनाएं निर्धारित करता है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि वैसे तो मनुष्य का जो वातावरण है वो बहुत बड़ा है। यानी कि आप जिस इन्वायरमेंट में, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं ये बहुत बड़ा है। तो अब कुछ आपकी समझ है, कुछ क्षमता है, हर मनुष्य की समझ और क्षमता है, उसके आधार पे इस इन्वायरमेंट की आप एक इमेज अपने माइंड में बनाते हैं। यानी कि इस स्थान को आप एक विशेष तरह से अपने माइंड में बसाते हैं, अपनी समझ के आधार पे, आप जिस तरह से सोच रहे हैं उसके आधार पे। और फिर जिस तरह की इमेज आपने अपने माइंड में बना ली उसी तरह के आप एक्शन भी लेते हैं। तो फिर देखिए आ जाता है पर्यावरण उपलब्धि एवं आचरण से संबंधित डाउन्स का मॉडल। तो डाउन्स का मॉडल भी देख लेते हैं। डाउन्स के अनुसार देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो वास्तविक जगत की सूचनाएं हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व, संस्कृति, ज्ञान आदि के अनुसार छनकर उसके मस्तिष्क में पहुंचती हैं, जिसके सहारे संसाधनों के दोहन हेतु वो आवश्यक निर्णय लेता है ताकि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। क्या कहा जा रहा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था जंगल का उदाहरण, मैं आपको बताता हूं कि जंगल जो है वहां पे जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ियां हैं, या कागज बनाने के लिए, कागज की इंडस्ट्री के लिए पर्याप्त लकड़ियां हैं। क्या होगा, एक व्यक्ति है जिसकी संस्कृति कहती है कि जंगल को किसी भी हालत में मत काटो, दूसरे व्यक्ति की संस्कृति कहती है अधिकतम लाभ कमाओ। अधिकतम लाभ कमाने वाला जंगल को काटने में हेजिटेट नहीं होगा। संस्कृति जिसकी कहती है कि जंगल को बिल्कुल मत काटो, वो जंगल को काटने का सोचेगा भी नहीं। तो जो आपको मैंने इंफॉर्मेशन दी वो आपके व्यक्तित्व, आपकी संस्कृति की वजह से आपको अलग तरह की लगी, और उसी के हिसाब से आपने डिसाइड किया कि आपको किन संसाधनों का उपयोग करना है, किन रिसोर्सेज का उपयोग करना है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। तो ये व्यवहारिक भूगोल के 3 मुख्य मॉडल हो गए। चलिए एक प्रश्न देख लेते हैं जो आपको आगे भी हेल्प करेगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से किसने मेंटल मैप की धारणा को विकसित किया? तो पी गोल्ड, आर वाइट और लिंच, इन तीनों ने, पी गोल्ड, आर वाइट और लिंच, इन्होंने मेंटल मैप की अवधारणा को विकसित किया था। फिर देखिए समय भूगोल के बारे में शॉर्ट में थोड़ी सी बातें देख लेते हैं। पहली बात है, इसको डेवलप किसने किया? हैगर स्ट्रैंड ने डेवलप किया। कैसे डेवलप किया? पहले ये स्वीडन में जब थे तो इन्होंने वहां के मनुष्य के जो प्रवास के पैटर्न है, जो माइग्रेशन पैटर्न है, उसका अध्ययन किया था। इसी माइग्रेशन पैटर्न का जो अध्ययन इन्होंने किया था उसी के आधार पर इन्होंने समय भूगोल की रचना की। नाम आपको याद रखना है, जो हैगर स्ट्रैंड है, टी हैगर स्ट्रैंड, इनके द्वारा समय भूगोल को स्टार्ट किया गया। इसकी जो अप्रोच होती है वो बॉटम अप होती है, यानी नीचे से ऊपर की ओर अध्ययन की अप्रोच होती है। और इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कि लोगों की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में व्यक्तियों की रोजमर्रा की गतिविधियों को कैसे व्यवस्थित और समन्वित किया जाता है। यानी कि लोग जो अलग अलग भौगोलिक स्थितियों में रह रहे हैं, उन भौगोलिक स्थितियों में उनकी जो रोजमर्रा की गतिविधि है वो एक निश्चित टाइम में कैसे पूरी होती हैं। यानी कि जैसे बच्चों को स्कूल छोड़ना है, ऑफिस जाना है, इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो एक क्षेत्र में किस तरह से हो रही हैं, कैसे एक टाइम विशेष में हो रही हैं, इस चीज का अध्ययन किया जाता है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं ले जा रहा हूं बिकॉज उसकी आपको आवश्यकता नहीं होगी। जहां तक संभव क्वेश्चन है, पहला आता है कि ये समय भूगोल के रचयिता कौन है, दूसरा इसकी अप्रोच के ऊपर आ सकता है,
तो उन चीजों को देख लिया हम लोगों ने। अब देखिए हम लोग डायरेक्ट देखेंगे कि भारत में भूगोल का विकास कैसे हुआ। व्यवहारवादिता, टाइम ज्योग्राफी, ये टॉपिक हमारे समाप्त हो चुके हैं। अब हम लोग एक नए टॉपिक पे आ गए हैं, भारत में भूगोल का विकास। और इसके जो अलग अलग चरण थे, यानी हमारे ऋग्वेद से लेकर के आज तक भूगोल में जो जो काम किए गए हैं उन सभी को हम लोग देखेंगे। तो देखिए भारत में पहला भौगोलिक संघ 1920 में लाहौर में स्थापित किया। अच्छा, एक बात आपको यहां और बता देता हूं, यहां पर समझने का काम 20% का होगा, याद करने का काम 80% का होगा। फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है पहला भौगोलिक संघ 1920 में लाहौर में स्थापित हुआ। इसके बाद फिर अलीगढ़ और पटना में भी इनकी स्थापना हुई, पर पहला कहां हुआ? 1920 लाहौर में। अगर हम लोग प्राचीन साहित्य की बात करें तो उसमें भी भूगोल की जड़ें मिलती हैं। और हमारे देखिए भारतीय साहित्य में भूगोल को जो भूगोल कहा गया, तो इसमें भू का अर्थ है पृथ्वी और गोल का अर्थ है गोल, यानी कि राउंड शेप। तो इसका मतलब है कि भारत में बहुत पहले से ये हम लोगों को पता था कि पृथ्वी गोल है। अब यूरोप में बहुत लंबे समय तक पृथ्वी को चपटा माना गया, इसीलिए वो लोग समुद्र में एक निश्चित सीमा के आगे नहीं जाते थे। पर भारत में लंबे समय से ये बात पता थी कि पृथ्वी गोल है। जो हमारा सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, ये 6 दिशाओं का विचार सामने रखता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जेनिथ और नादिर। ये जो आपकी 6 दिशाएं हैं, इसकी बात की गई है ऋग्वेद में। फिर भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत में किया। ज्योतिष सिद्धांत भी आर्यभट्ट ने ही दिया था। तो भूगोल शब्द का सबसे पहला प्रयोग कहाँ मिलता है? आर्यभट्ट के सूर्य सिद्धांत में। भूकंप शब्द का सबसे पहले प्रयोग पुराणों में किया गया था, जो हमारी पुराण है। ऋग्वेद में आपको 5 ऋतुओं का वर्णन मिलेगा। अगर ऋग्वेद पढ़ेंगे तो वहां पे 5 ऋतुओं की बात हुई है, शिशिर ऋतु की बात नहीं की गई है। वाल्मीकि जी की जो रामायण है उसमें 6 ऋतुओं की बात हुई है। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, इन 6 ऋतुओं की बात हुई है रामायण जो है वाल्मीकि जी की, उसमें। तो ये बस आपको फैक्ट याद रखने हैं। फिर देखिए पुस्तक पुराणों का भूगोल किसने लिखी? तो इसका आंसर है एस.एम. अली। एस.एम. अली ने पुराणों का भूगोल नाम की पुस्तक लिखी थी। इसी को अभी हम लोग डिटेल में देखने जा रहे हैं। तो एस.एम. अली द्वारा पुराणों का भूगोल पुस्तक लिखी गई। पुराणों का भूगोल मतलब हमारे यहाँ बहुत प्राचीन समय से साहित्य की रचना हो रही है, जैसे ऋग्वेद है, हमारे पुराण हैं, उपनिषद हैं। तो हमारे जो पुराण हैं उसमें अलग अलग स्थानों की बात की गई है। विश्व में जो अलग अलग स्थान थे, भारत में जो नदियां थी, सबकी बात हुई है। तो इसी ज्योग्राफी की डिटेल्स जो पुराण में थी, इसी के आधार पे एस.एम. अली ने पुराणों का भूगोल पुस्तक लिखी। तो इसमें बताया गया कि जो विश्व है उसको 7 द्वीपों में बांटा गया था। यानी हमारे जो पुराने समय की भूगोल है उसमें विश्व को 7 द्वीपों में बांटा गया था। अच्छा, इसको कहा जाता था सप्त द्वीपो दधि। सप्त द्वीपो दधि। तो देखो जो द्वीप शब्द है वो बताता है 7 महाद्वीपों को। सप्त का मतलब हो गया 7, द्वीप मतलब हो गया महाद्वीप, और दधि मतलब सागर। तो 7 महाद्वीप और 7 सागर की बात हमारे पुराणों में हुई है। पहला आ जाता है जम्बू द्वीप। इसको अभी हम लोग मैप पे भी देखेंगे कि कौन सा कहां पे है। जम्बू द्वीप, रामायण व महाभारत में जम्बू द्वीप का विस्तार दक्षिण भारत से उत्तर कुरु तक माना गया है। जम्बू द्वीप को सभी बड़े द्वीपों से बड़ा माना गया है, यानी कि ये सबसे बड़ा माना गया। सुमेरु या मेरु पर्वत को इसके मध्य में मानकर जम्बू द्वीप को 9 प्रदेशों में विभाजित किया गया, जिसमें अपना एक भारतवर्ष भी आ जाता है, फिर किम पुरुष वर्ष, हरिवर्ष, और इस तरह से 9 पार्ट्स में जो हमारा जम्बू द्वीप है इसको डिवाइड किया गया। और इसके मध्य में किसको माना गया? सुमेरु या मेरु पर्वत को, यानी बीच में सुमेरु पर्वत है और उसके आधार पे इस पूरे को 9 भागों में डिवाइड कर दिया। फिर आ जाता है कुश द्वीप। तो जो आपकी पद्म पुराण है इसमें कुश द्वीप का उल्लेख मिलता है। पुराणों में इस द्वीप पर कुश घास एवं वनस्पति की बहुलता का उल्लेख मिलता है। तो जो पोसा घास है, जो कुश घास है, इसी के नाम पे इसका कुश द्वीप नाम पड़ा। इस द्वीप के समीप रक्त सागर के स्थित होने का भी उल्लेख मिलता है। इस द्वीप का स्वामी अग्निदेव है। यह आपका कुश द्वीप हो गया। इसके बाद प्लक्ष द्वीप है।
देखिए इनका थोड़ा थोड़ा नाम आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग भी मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होइए। पुराणों में प्लक्ष द्वीप के निवासियों को स्वस्थ, सुंदर, दीर्घायु और बुद्धिमान बताया गया। इसकी शीत जलवायु वाले स्वास्थ्य वर्धक भूमध्य सागरीय प्रदेश में होने के अधिक प्रमाण मिलते हैं। यानी ये जो प्लक्ष द्वीप हमारे यहाँ इमेजिन किया गया, या कह लीजिए जो प्लक्ष द्वीप की हमारे यहाँ बात की गई, वो शायद भूमध्य सागरीय प्रदेशों की बात हो रही थी। इसका नाम अंजीर के नाम पर है। जो क्रांच द्वीप है, इस द्वीप में ब्रिटिश द्वीप सहित उत्तर पश्चिमी यूरोप शामिल है। शलमली द्वीप, अली के अनुसार ये द्वीप मध्य पूर्वी मानसूनी अफ्रीका, अयर के अनुसार सरमारिया, चलिए बहुत ज्यादा मत याद रखिए, ये समझ लीजिए कि जो अफ्रीका का कुछ हिस्सा है वो शलमली द्वीप को दिखाता है, और शालमला का अर्थ होता है कपास, तो कपास के नाम पे इसका शलमली द्वीप नाम रखा गया। और शाक द्वीप, इस द्वीप पर 7 नित्यवाही नदियां बहती रहती हैं, यानी कि हमेशा बहने वाली, नित्यवाही यानी कि हमेशा बहने वाली 7 नदियां यहाँ पे हैं। साल, सागवान और शाक यहाँ की प्रमुख वनस्पति हैं। ये एक आर्द्र मानसूनी उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है। आर्द्र जो इसका वातावरण है, जो क्लाइमेट है, वो याद रखिएगा, आर्द्र मानसूनी उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है। और इस द्वीप पर सूर्योपासक यानी सूर्य की उपासना करने वाली जो जातियां हैं वो शाक द्वीप पे रहती हैं। फिर देखिए अंतिम आता है पुष्कर द्वीप। तो जम्मू द्वीप के समीप स्थित पुष्कर द्वीप पर कमल के फूल बहुलता से उगते हैं। प्रोफेसर अली और गेरिनी इसे चीन व मंचूरिया में स्थित बतलाते हैं। यानी कि इनका मानना है कि पुष्कर द्वीप कहाँ है, चीन और मंचूरिया में स्थित है। मानसरोवर इस द्वीप को 2 प्रदेशों में विभाजित करता है। इसका पूर्वी तटवर्तीय भाग जो है समजलवायु वाला है, और पश्चिमी भाग शुष्क मरुस्थलीय जलवायु वाला प्रदेश है। इसे राक्षसों का देश कहते हैं। यहाँ 20 भयानक महाखंड हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा मैंने पेपर का क्लिप लगाई है, जहां पर जैसे जम्बू द्वीप के पास कौन सा सागर है, तो छारोद सागर है, खारे पानी वाला। कुश द्वीप के पास घृतोत सागर है, पिघले घी जैसा। तो इनके नाम आप अगर याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। बहुत ज्यादा संभावना नहीं होती है पूछे जाने की, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो हैं हर चीज को कंप्लीट करके जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी है। अब देखिए, अगर आप समझना चाहते हैं कि मैप के ऊपर ये अलग अलग द्वीप कहाँ पे हैं, तो ये आपका जम्बू द्वीप हो गया, ये आपका इधर पुष्कर हो गया, यानी कि इस वाले हिस्से के इस साइड में ये आपका पुष्कर हो गया, इधर ये आपका क्रांच हो गया, ये आपका प्लक्ष हो गया, इधर आपका कुश द्वीप हो गया, और ये शलमली हो गया। तो ये वो सारे द्वीप हो गए जिनके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा है। देखिए थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन रखिए, ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा डीप से आ जाएगा, लेकिन हाँ आपको इन सभी का नाम पता होना चाहिए। और जो मैंने आपको बताया है कि संभावित रूप से ये कौन सा प्रदेश हो सकता है विश्व का, ये चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। निम्न पौराणिक द्वीपों में से कौन सा एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित है? तो जो आपका शक द्वीप है, जो आंसर ऑप्शन बी है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित है, शक द्वीप। देखिए मैप में देखिए, जो शक द्वीप लिखा है ऑस्ट्रेलिया के, देखिए ठीक ऊपर आपका जो शक द्वीप है वो लिखा हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया से शक द्वीप संबंधित है। अच्छा देखिए, मध्य युग के दौरान भी भारतीय भूगोल का कुछ विकास हुआ, जिसमें अलबरूनी की तारीख हिंद बुक आ जाती है, जिसकी वजह से भारत में भूगोल का विकास हुआ। और भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, लेकिन वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखिए आधुनिक भारत में भूगोल का विकास। तो देखिए, जो आधुनिक भारत में एक लंबे समय में भूगोल का विकास हुआ, यानी 1950 के पहले से लेकर और 1971 के बाद से अभी तक का जो चरण है पूरा, इसको राणा जो हमारे ज्योग्राफर हैं, उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यानी भारत में भूगोल का जितना भी विकास हुआ 1950 से थोड़ा पहले से अभी तक, उसके 4 हिस्से कर दिए गए। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो शुरुआती समय में तो जाहिर सी बात है भूगोल बस भारत में आ ही रही है, यानी धीरे धीरे इसकी पत्रिकाएं छप रही हैं, थोड़ा बहुत रिसर्च हो रही है। और उसके बाद आप देखेंगे भूगोल का स्वरूप पूरी तरह से वर्णनात्मक है। वर्णनात्मक क्यों है? क्योंकि जो अंग्रेजी सरकार है, जो ब्रिटिश सरकार है, वो ये जानना चाहती है भारत में कहाँ पर कौन से संसाधन हैं। तो वो क्या कर रही है, अपने जोग्राफर्स को भेज रही है इस चीज की खोज करने में। और जोग्राफर बता रहे हैं कि हिमालय के इस भाग में ये संसाधन है, बिहार के इस हिस्से में ये संसाधन है, यानी केवल वर्णन किया जा रहा है।
उसके बाद जो भारत की जब हमें डेवलपमेंट करना था, भारत के लिए हमें शहरों का विकास करना था, इंडस्ट्री का विकास करना था, तो हमारे यहाँ मात्रात्मक तकनीकों का उपयोग शुरू हुआ और एक क्वेश्चन उठा कि क्या हम भारत का डेवलपमेंट पश्चिमी मॉडल के आधार पर करेंगे, यानी ऐसे मॉडल जो पश्चिमी देशों के लिए सही थे, क्या उन मॉडल का उपयोग भारत में करना सही होगा। और जाहिर सी बात है इसको गलत पाया गया, तो ये भी क्वेश्चन उठे कि अब धीरे धीरे भारत में ही हम अपने मॉडल, अपनी जो ज्योग्राफी के सिद्धांत हैं उनका निर्माण करें। तो आप क्या कह सकते हैं कि वर्णनात्मक भूगोल से या रीजनल साइंस से भारत में धीरे धीरे जो ज्योग्राफी है वो सामान्य भूगोल की ओर आगे बढ़ा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। प्रारंभिक चरण 1950 से पूर्व का कुछ देखिए यहाँ पर ज्योग्राफर्स के नाम दिए हैं, जैसे कि छिब्बर हो गए, चटर्जी हो गए, दुबे हो गए, पीठावाला हैं, जी कुरियन हैं, के.एस. अहमद हैं, एस.एम. अली हैं और बोस और सी.डी. देशपांडे हैं। ये वो सब ज्योग्राफर हैं जो शुरुआती समय में भारत में भूगोल का काम कर रहे थे। इनकी खास बात है ये कोई भी ज्योग्राफी में ट्रेंड नहीं थे, ये दूसरे सब्जेक्ट के थे, क्योंकि उस समय तो भारत में ज्योग्राफी की स्टडी ही नहीं होती थी, लेकिन इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन अपना ज्योग्राफी में दिया। पृथ्वी की सतह पर व्याप्त विषमता और असमानता का वर्णन और व्याख्या किया जा रहा था, यानी कि जो शुरुआती समय है इसमें वर्णनात्मक भूगोल, जो भूगोल का स्वरूप है वो वर्णनात्मक था। जैसा कि मैंने कहा ब्रिटिश सरकार को इसी चीज की जरूरत थी। फिर देखिए इसी समय पे कुछ अलग अलग जर्नल हैं, जो आपकी पत्रिकाएं हैं वो सब भी प्रकाशित होने लगी। जैसे कि उस समय का इंपॉर्टेंट जर्नल हो गया इंडियन ज्योग्राफिकल जर्नल, जर्नल, जो कि मद्रास से निकलता था। इसके साथ ही द ज्योग्राफिकल रिव्यू ऑफ इंडिया जो कलकत्ता से निकलता था, ज्योग्राफर अलीगढ़ से बुलेटिन ऑफ नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये भी एक पत्रिका थी। तो अगर आपको लग रहा है कि इतना कैसे याद होगा, तो आप दो याद कर लीजिए, इंडियन ज्योग्राफिकल जर्नल मद्रास का और द ज्योग्राफिकल रिव्यू ऑफ इंडिया कलकत्ता का। और जो ज्योग्राफर था वो अलीगढ़ से प्रकाशित होता था। सूचनात्मक चरण 1950 का दशक जो है इसमें थोड़ा सा ज्योग्राफी के स्वरूप में परिवर्तन आया। स्वतंत्रता के तुरंत बाद दूसरे चरण में भूगोल को एक राष्ट्रीय आधार दिया गया, हालांकि इसने पूर्ववर्ती चरण के दौरान तैयार किए गए प्रोटोटाइप ढांचे का पालन किया। देखिए क्या कहा जा रहा है कि पुराना जो चरण है उसकी जो लिगेसी थी, वहां से जो हम लोगों ने भूगोल की प्रक्रियाएं अपनाई थी वो खत्म नहीं हुई, लेकिन भूगोल राष्ट्रीय लेवल पर हमारे डेवलपमेंट के लिए एक नए तरीके से देखा जाने लगा। इस चरण के मशाल वाहक OH के स्पेट थे। OH के स्पेट का नाम आपको शायद याद होगा, पहले भी पढ़ा है। और इसके साथ ही DL स्टाम्प, स्पेट के इंडिया एंड पाकिस्तान के अविस्मरणीय कार्य ने अनुशासन की, यानी भूगोल, देखिए अनुशासन जब कहा जाए तो मतलब है भूगोल विषय की मजबूत नींव रखी। क्या आप याद रखेंगे? बिल्कुल भी जो चीज आपको नहीं भूलना है, स्पेट ने यह कार्य किया था, क्या? इंडिया एंड पाकिस्तान नाम से। तो स्पेट का कार्य इंडिया एंड पाकिस्तान जो है उसकी वजह से भूगोल विषय की नींव मजबूत हुई। इसके अलावा जो RL सिंह हैं, इन्होंने बनारस एंड अर्बन ज्योग्राफी नाम से भी अपना काम किया। RL सिंह का काम क्या है? बनारस एंड अर्बन ज्योग्राफी। इसके साथ ही देखिए द नेशनल एटलस एंड थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना PS चटर्जी के नेतृत्व में हुई। राष्ट्रीय एटलस संगठन भी स्थापित किया गया। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था, फैक्ट ज्यादा हैं जिनको आप अगर बार बार पढ़ते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। फिर देखिए पुष्टिकरण चरण आता है 1960 का दशक। प्रोफेसर SP चटर्जी की अध्यक्षता में 1968 में नई दिल्ली में आयोजित 21वीं अंतरराष्ट्रीय भौगोलिक कांग्रेस जो थी वो इस समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। अगर पूछा जाए जो 1960 का दशक है, जो तीसरा चरण था, इसका नाम था पुष्टिकरण चरण। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि PS चटर्जी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में जो है 21वीं अंतरराष्ट्रीय भौगोलिक कांग्रेस की बैठक हुई। अब यहाँ पर फिर से कुछ देखिए जो पत्रिकाएं वगैरह हैं उनका नाम दिया गया है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप याद करें। हाँ, हिंदी जर्नल जो दो थे इनका जरूर नाम याद कर लीजिए, जो हिंदी में निकलते थे। उत्तर भारत भूगोल पत्रिका ये निकलती थी गोरखपुर से हमारे, और भूदर्शन निकलता था उदयपुर से। इन दोनों का नाम आप जरूर याद रखिएगा।
अब देखिए अंतिम चरण आता है सुधारात्मक चरण 1971 का। जैसा कि मैंने कहा धीरे धीरे ये बात सामने आई कि अब हमें वर्णनात्मक से हटके और जो मात्रात्मक तकनीकें मतलब मॉडल का निर्माण, अलग अलग जैसे मॉडल मतलब वेबर का मॉडल हो गया, अलग अलग नियम का निर्माण जैसे कोटि आकार नियम हो गया, इन सभी का उपयोग अपने डेवलपमेंट में करना चाहिए, ये बात सामने आई। तभी इसको सुधारात्मक चरण कहते हैं 1971 का, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमारी जो दिशा थी उसमें सुधार किया गया, जो भूगोल की स्टडी की दिशा थी। तो देखिए इस चरण तक जो भूगोल के विभाग थे भारत में उनकी संख्या बढ़ गई काफी। 1972 में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद जो ICSSR है, इसने सर्वे ऑफ रिसर्च इन ज्योग्राफी शीर्षक के साथ, किस शीर्षक से, सर्वे ऑफ रिसर्च इन ज्योग्राफी के नाम से एक अपनी परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की, यानी कुल मिला के एक रिपोर्ट दी ICSSR ने, जिसका नाम था सर्वे ऑफ रिसर्च इन ज्योग्राफी। और इसमें बताया कि वर्तमान में भारत में भूगोल की 8 शाखाओं का विकास हो चुका है। ये इनका नाम यहाँ पर दिया गया है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का विकास हो चुका था, ज्योग्राफी एंड प्लानिंग, ह्यूमन ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी, मेथोडोलॉजिकल रिव्यू एंड रिसर्च मेथड्स। ये 8 ऐसी शाखाएं थी जिनका भारत में काफी विकास हो गया था। और इसी रिपोर्ट में ये जो हम लोगों ने देखा सर्वे ऑफ रिसर्च इन ज्योग्राफी जो शीर्षक से जो रिपोर्ट आई थी, इसी में ये कहा गया कि भारत में अब हमें मात्रात्मक विधियों को अपनाना चाहिए। योजना और विकास के संबंध में जो चिंताएं हैं और इसका जो अन्य विषयों से सहसंबंध है, यानी कि कुल मिलाकर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, इतना आप याद रख सकते हैं। सामान्यीकरण का अभाव बताया गया, यानी कि सामान्यीकरण क्या होता है कि जो भूगोल में अलग अलग नियम बनाए जाते हैं, कुछ सामान्य नियम बनाए जाते हैं जिनके आधार पर डेवलपमेंट किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा वेबर का मान लीजिए मॉडल है, तो ये एक नियम है जिसके आधार पर किसी भी इलाके में आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह के सामान्यीकरण का अभाव है भारत के भूगोल में, ये कहा गया। और ये भी कहा गया कि भारतीय भौगोलिक जो अध्ययन है ये पश्चिम से प्रभावित है, यानी हमें अपने तरीके विकसित करने होंगे। हमें भारत का डेवलपमेंट, भारत की संस्कृति, भारत के क्लाइमेट, भारत की जो परिस्थितियां हैं उसके आधार पर करना होगा, अपने तरीके विकसित करना होंगे और पश्चिम के तरीकों को छोड़ना होगा। ये सब बातें कहाँ कही गई थी? सर्वे ऑफ रिसर्च इन ज्योग्राफी नाम की एक रिपोर्ट आई थी उसमें कही गई थी। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित हुई थी? ICSSR यानी भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा यह प्रकाशित हुई थी। बार बार रिपीट किया है जिससे आपके माइंड में चीजें थोड़ी सी स्पष्ट हो जाएं और आपको याद हो जाए। देखिए एक प्रश्न का उत्तर देखते हुए आज की क्लास को समाप्त करते हैं। प्रश्न है, भारत में कौन से विश्वविद्यालय का भूगोल विभाग कृषि भूगोल में विशिष्ट है? देखिए हर विश्वविद्यालय में कोई ना कोई भूगोल विभाग भी होगा। जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर एक भूगोल का विभाग भी है। तो ऐसा कौन सा भारत का विश्वविद्यालय है जहाँ पर जो विशिष्टता है वो कृषि भूगोल की है? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, यहाँ के कृषि विभाग को यहाँ पर कह लीजिए भूगोल में जो कृषि विभाग है उसकी विशिष्टता विद्यमान है। तो आज की क्लास को फ्रेंड्स यहीं पे समाप्त करते हैं। 2 बहुत ही बड़े और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैंने समझा दिए, व्यवहारवादिता जिसमें कॉन्सेप्ट की मात्रा ज़्यादा है, और भारत में भूगोल का विकास जिसमें तथ्यों को आपको ज़्यादा याद रखना है। अब आने वाली क्लास में जो विश्व के अलग अलग जोग्राफर्स हैं और विश्व में जो ज्योग्राफी के अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स थे, जर्मन स्कूल ऑफ थॉट्स, फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट्स, रोमन स्कूल ऑफ थॉट्स, अरब स्कूल ऑफ थॉट्स, इन सभी को हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे।